सल्यूट फाइटर्स। सर्वे सर्च सीजर फाइनल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसका एक थियरी क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स का बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है। आज हम लोग सुपर फास्ट तरीके से सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे मैं सेक्शंस कराते जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा किन चीज़ों पर आपको जोर देना है, कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है और उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और आंसर्स कैसे लिखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद दिस वेरी अमेजिंग रिविजन वीडियो। बस स्टार्ट करने के पहले आप में से जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। आ जाओ। देखो, सबसे फर्स्ट है सेक्शन 131 और ये मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो क्रक समझो, एओ हो गए, जॉइंट कमिश्नर हो गए, अप टिल द लेवल ऑफ कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर, इन लोगों के पास जो पावर्स है वो क्या है? सिविल कोर्ट वाली पावर्स है। अभी समझना, सिविल कोर्ट के पास 4 पावर्स होती है। मेजर पावर उसमें पता है क्या? समन करने की पावर। समन मतलब किसी को फिजिकली बुला लेने की पावर होती है। देखो 4 पावर्स क्या है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट, किसी को पर्सनल अटेंडेंस के लिए बुला लेना यानी कि फिजिकली समन कर लेना। एंड समन करके क्या करेंगे? तो वी विल एग्जामाइन देम ऑन ओथ। फिर उनको ये बोलना कि आप आओ तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अपने डॉक्यूमेंट्स लेते आओ। एंड फोर्थ क्या है? कमीशंस इशू करना। कमीशंस इशू करने का मतलब होता है कोई एक्सपर्ट कमेटी बैठा देना, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लेना, ये सारी पावर्स। अब सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है? इंस्टीट्यूट ने कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि सेक्शन 131 में जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने नोटिस भेजी उसमें उन्होंने बोला कि आप अपने अनडिस्क्लोज्ड कैश को लेकर के आइए। क्या ये पावर वैलिड है? द आंसर इज नो। बिकॉज हम क्या मंगा सकते हैं? वी कैन कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वी कैन नॉट कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ कैश एंड ऑल। अगर आपको कैश चाहिए तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा यानी कि रेट डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको मिलेगा। तो मैं इसी टाइप से जो जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको अभी बताते चलूंगा ताकि आपको याद रहे, आप इंटर रिलेट कर पाओ। ठीक है? अच्छा सुनना, नेक्स्ट, क्या ये पावर्स तभी इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सरसाइज कर सकती है जब कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है? द आंसर इज नो। दीज पावर्स कैन बी एक्सरसाइज इवन इफ नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। यानी कि बहुत वाइड पावर्स है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई सिनेरियो ऐसा भी है जहां पर इनकम लाइकली टू बी अनडिस्क्लोज्ड है, हम 131 का पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 90 एंड 90A बेसिकली क्या है? आपको भी पता है डी टी डबल ए है इंडिया की कई सारी कंट्रीज के संग, और जिनके संग डी टी डबल ए नहीं है उनमें से कई सारी कंट्रीज के संग TIEA है यानी कि टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट। TIEA फॉर एग्जाम्पल मकाओ के संग, फॉर एग्जाम्पल हांगकॉन्ग के संग, क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर टैक्स ही नहीं है तो DT डबल होने का तो कोई सवाल नहीं होता, इसलिए वहां पे TIEA है। अब समझना, ये जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, चाहे DT डबल ए के अंदर में क्लॉज होता है कि हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, या फिर TIEA के अंदर होता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज का, तो ये एक्सचेंज की पावर्स किसके पास है? तो ये एक्सचेंज की पावर्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज को मिलती है सेक्शन 131 से। इसके अलावा सेक्शन 133 के सबसेक्शन 6 से भी मिलती है। बट आप याद रखना कि ये कौन कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं आपके इनकम टैक्स अथॉरिटीज कर सकते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर एंड उनके ऊपर वाले कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे तो फॉरेन इनकम टैक्स अथॉरिटीज से मंगवा सकते हैं। एंड एक चीज याद रखना, यहां पर भी वही कंडीशन है कि अगर आपको इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, इवन इफ नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। तो प्लीज याद रखना सेक्शन 131 के अंदर प्रोसीडिंग पेंडिंग होना जरूरी नहीं है। एंड देखो, मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि यू कैन कंपेल समबडी टू प्रोड्यूस देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स लेके आया तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटीज उसको इंपाउंड एंड रिटेन कर सकती है? इंपाउंड एंड रिटेन मतलब अपनी कस्टडी में ले लेना, अपने पास जब्त कर लेना। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि अगर AO, एडिशनल डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर, ये 3 कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन लोगों को पहले रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। एंड अगर मोर देन 15 डेज के लिए करना है, अप टू 15 डेज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड कर लो, एनफ। मोर देन 15 डेज करना है तो हायर इनकम टैक्स अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल लगती है। हायर इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन? चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर, डायरेक्टर। बस इतना ही आपको याद रखना है सेक्शन 131 में। फिर देखो सेक्शन 133 क्या? सेक्शन 131 के अंदर की थीम क्या है? हम लोग किसी को बुला सकते हैं। सेक्शन 133 में हम लोग इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। देखो किस किस से? पहले दोनों पॉइंट बेकार है,
कोई सेंस नहीं बनता है। फर्म को बोल सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दे दो अपने पार्टनर्स के नेम्स एंड एड्रेसेस का, एचयूएफ को बोल सकते हैं कि आपके मैनेजर और आपके मेंबर्स के नेम्स एंड एड्रेसेस दो। ये इन्फॉर्मेशन के लिए कभी 133 का नोटिस नहीं इशू होता है, ये वैसे भी डिपार्टमेंट के पास आ ही जाता है, छोड़ दो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड क्या, ट्रस्टी, एजेंट, ब्रोकर। क्या बोला, ट्रस्टी, गार्जियन, एजेंट। इनको हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोग जिसके बिहाफ पे ट्रस्टी, गार्जियन या एजेंट हो उनके नेम्स एंड एड्रेसेस दो। फोर्थ पॉइंट क्या है, हम किसी भी असेसी को, पता है क्या बोल सकते हैं, हम लोग किसी भी असेसी को बोल सकते हैं कि आपने इस पूरे साल में रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज या कोई भी टाइप का एन्युटी, एन्युटी मतलब जो एनुअली रेकर करके पेमेंट होता है, जैसे रेंट आपको हर साल पे करना है, इंटरेस्ट आपको हर साल पे करना है, कमीशन आपको हर साल पे करना है, कितना, एकदम छोटा सा थ्रेशोल्ड है, मोर देन 1000, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस जिस को ये पेमेंट्स किए हैं उस पेमेंट्स के डिटेल्स और उनके नेम एंड एड्रेस दो। यही होता है जहां से डिपार्टमेंट को रेड फ्लैग्स मिल जाते हैं कि मानो डिपार्टमेंट ने मेरे से मंगवाया कि नीलेश तुमने साल भर में किस किस को रेंट पे किया, मैंने बता दिया कि मैंने 4 लैंडलॉर्ड्स को रेंट पे किए हैं। अब डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन चला गया और डिपार्टमेंट अगर कोरिलेट करेगी कि उसमें से किसी एक लैंडलॉर्ड ने अपना रेंट नहीं दिखाया अपने इनकम में, तो उनको नोटिस इशू हो जाएगी, जो हमने असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। फिर देखो क्या है, किसी भी डीलर, ब्रोकर या एजेंट को, जो कि किसका है, स्टॉक एक्सचेंज का डीलर, ब्रोकर या एजेंट है, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या परचेजेस किए हैं और क्या क्या सेल्स किए हैं, उनके इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखो ये है नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ all persons to whom he or the exchange has paid any sum in connection with transfer, whether by way of sale, exchange, otherwise, or has received any sum together with particulars of such payments and receipts. So basically बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटीज मंगवा सकती है कि किस किस ने कितने कितने परचेजेस सेल्स किए हैं, उसके डिटेल्स दो। एंड लास्ट के अंदर है, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने का, कि लास्ट वाला जो है उसके अंदर बैंकिंग कंपनी के ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन मंगवानी है तो यस, आप बैंकिंग कंपनी के ऑफिशियल्स से भी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे आर नॉट गवर्न बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिविलेज ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सुनना, क्या इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें लगता है यूजफुल है, रेलिवेंट है, कोई इंक्वायरी या प्रोसीडिंग के लिए। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, प्रोसीडिंग तो है ही, इंक्वायरी करने के लिए भी अगर कोई है तो यूजफुल है। ये बेसिकली पता है कब आया था ये वाला अमेंडमेंट, डाइनर्स ब्लैक बोल के क्रेडिट कार्ड हुआ करती थी। डाइनर्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड के अंदर लोग क्या करते थे, कैश में देकर के अपने क्रेडिट कार्ड बिल को सेटल कर लेते थे, क्योंकि उनके पास दुनिया भर का ब्लैक मनी था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाइनर्स ब्लैक को बोला कि आप डिटेल दो। कौन है डाइनर्स ब्लैक, बैंकिंग कंपनी है, एचडीएफसी की है। बोला कि आप डिटेल्स दो, आपके कौन कौन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। डाइनर्स ब्लैक ने जवाब दिया, आप उन लोगों की लिस्ट बताइए जिनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, हम दे देंगे। डिपार्टमेंट ने बोला भाई ये तो गजब फंस गए, तो सीबीडीटी ने अमेंड किया और बोला कि नहीं, इंक्वायरी करने के लिए भी हम ये इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। किस किस का, एओ, जेसीआईटी, सीआईटी, ठीक है, कि हम लोग को दो भाई कि किस किस के क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हमें लगता है रेलिवेंट है फॉर, यूजफुल है, रेलिवेंट है फॉर इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब सुनना, अगर आपको इंक्वायरी से रिलेटेड ये पावर्स को एक्सरसाइज करने हैं जहां पर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिश्नर या डायरेक्टर का, ठीक है। अगेन 133(6) के अंदर भी आप सेक्शन 90 या 90A के अंदर फॉरेन इनकम टैक्स अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हो। दैट कैन बी आस्क्ड अंडर सेक्शन 131 और 133(6), नो प्रॉब्लम विद दैट। चलो नेक्स्ट, सर्च एंड सीजर करने के पहले मैं आप लोगों को सर्वे कराऊंगा। देखो 133 के अंदर बस आपको इतना ही याद रखना है, उससे रिलेटेड कुछ आएगा कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर्स है, तो हमने डिस्कस कर ली कि हाँ ये पावर्स है, बस उससे जो क्वेश्चन बनता है वो इतना ही बनता है। पहले सर्वे करते हैं, एंड सर्वे के अंदर सिर्फ दो ही सेक्शंस है जो आपको दिमाग में रखने हैं, एक है 133A और एक है 133B। ऐसे सर्वे के अंदर 133C, 134, 135, 136 भी है, लेकिन उनको फोकस नहीं करना है। जो जो सेक्शंस मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं को दिमाग में रखना है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 133A। सुनना, सर्वे के, सर्वे होता है कि 131 में हमने बुलाया, 133 में हमने इन्फॉर्मेशन मंगवाई। अब डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, बुलाने से या इन्फॉर्मेशन मंगवाने से काम नहीं बन रही है या काम नहीं बनेगी, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, खुद जा सकता है कुछ पूछताछ करने, कुछ जानकारी लेने के लिए। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 133A के अंदर। तो देखो, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन एंटर अ प्लेस, क्या, सुनना, इसको याद रखने का सिर्फ दो ही चीजें हैं, सिंपल सा है, इंग्लिश बाद में सीखना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हर इनकम टैक्स अथॉरिटी का एक जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन असाइंड होता है। फॉर एग्जांपल कोलकाता का जो कमिश्नर है वो कोलकाता के किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस में एंटर कर सकता है, ठीक है।
या फिर मानो आईटीसी लिमिटेड का रिटर्न कोलकाता में फाइल होता है, तो आईटीसी लिमिटेड का जो रिटर्न है वो कोलकाता के कमिश्नर के पास आता है। अब कोलकाता के कमिश्नर के पास बिकॉज आईटीसी लिमिटेड का रिटर्न आता है, तो उनके पास पावर है कि ऑल अक्रॉस इंडिया आईटीसी लिमिटेड के जितने भी ऑफिसेज है उन सब में वो एंटर कर सकता है फॉर कंडक्टिंग सर्वे अंडर सेक्शन 133A। सो इवन दो मानो चेन्नई के अंदर कोई ऑफिस है, एंड इवन दो वो चेन्नई की ऑफिस ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कोलकाता में तो नहीं आ रही है, लेकिन बिकॉज वो आईटीसी लिमिटेड की ऑफिस है और आईटीसी लिमिटेड का रिटर्न इस कमिश्नर के पास आता है, तो वो एंटर कर सकता है। बस यही दिया हुआ है, ठीक है। देखो, एट अ प्लेस एट विच बिजनेस और प्रोफेशन और एन एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पस इज कैरिड ऑन। क्यों डाला गया एक्टिविटी फॉर चैरिटेबल पर्पस? तो बस याद रखना, सर्वे करने के लिए आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज में भी एंटर कर सकते हो, इसीलिए डाला गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या आप हॉस्पिटल में एंटर कर सकते हो, क्या आप स्कूल में एंटर कर सकते हो? यस, वाई? बिकॉज एट दैट प्लेस अ चैरिटेबल एक्टिविटी इज कैरिंग ऑन। लेकिन मानो क्वेश्चन में आया कि आप एक टेम्पल में एंटर करना चाह रहे हो, आप एक मॉस्क में एंटर करना चाह रहे हो बीइंग एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वहां पर कुछ सर्वे करना है, तो क्या आप एंटर कर सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज ओनली चैरिटेबल पर्पस इज कवर्ड, नॉट रिलीजियस पर्पस। तो इन बातों को प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या बोला? एट प्लेस वेयर बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन। तो क्या आप रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस में सर्वे कर सकते हो? द आंसर इज नो। एक एक्सेप्शन है, बताऊंगा कब आप कर सकते हो आगे जाकर के, वरना अदरवाइज यू कैन ओनली डू सर्वे एट टू प्लेसेस, वन वेयर बिजनेस प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, टू वेयर चैरिटेबल एक्टिविटी इज कैरिड ऑन। यू कैनॉट एंटर अ रेसिडेंशियल प्लेस, यू कैनॉट एंटर अ रिलीजियस प्लेस। अब सुनना, वहां पर आप जा सकते हो, भले ही वो प्रिंसिपल प्लेस हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वहां पर जो भी पर्सन्स है उनसे आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, एंड उन लोगों को आपसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। नहीं कोऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? तो सेक्शन 131 के सिविल कोड के पावर्स है आपके पास। अब सुनना, आप एंटर कब कर सकते हो, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आप कब एंटर कर सकते हो। वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड। तो एकदम एक सिंपल सा चीज़ तुम्हें बता देता हूँ अभी। कभी भी कोई भी टाइप का सर्वे हो, आपको अगर प्लेस ऑफ बिजनेस में एंटर करना है तो आप बिजनेस आवर्स में एंटर कर सकते हो। चाहे वो 133A का सर्वे हो, चाहे वो 133B का सर्वे हो, अगर आपने बिजनेस प्लेस में एंटर किया है तो वो ड्यूरिंग द टाइम बिजनेस के लिए ओपन है, आप उस समय एंटर कर सकते हो। बिजनेस के अलावा किसी भी प्लेस में एंटर किया, फॉर एग्जांपल चैरिटेबल एक्टिविटी वाले प्लेस में, तो आप कब एंटर कर सकते हो? ओनली आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। देखो क्या दिया हुआ है कि बिजनेस प्रोफेशन के प्लेस में ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेसेस ओपन फॉर बिजनेस, एनी अदर प्लेस में ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। यहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखना कि ये जो है ये एंटर करने की टाइम है, निकलने की नहीं है। ये भी अगेन बहुत बार पूछा जाता है कि एसएससी ने ये क्लेम किया कि अरे इनकम टैक्स वाले तो सर्वे करने आए और वो रात के 3 बजे तक सर्वे कर रहे हैं, यानी कि आफ्टर सनसेट भी सर्वे कर रहे हैं। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एंटर उन्होंने बिफोर सनसेट कर लिया था, सर्वे चल कितनी भी देर तक चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वे में हम क्या कर सकते हैं? तो सर्वे में हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। बोलो तो हम 3 चीज़ें क्या कर सकते हैं? नंबर 1, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, हम लोग कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल्स को चेक या वेरीफाई कर सकते हैं। कैश, स्टॉक या वैल्यूएबल आर्टिकल्स को चेक या वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरा है, हम लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। गौर से सुनना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं और मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि हम सर्वे में गए और अब हमें कैश सीज करनी है, क्या हम कर सकते हैं? दी आंसर इज नो, क्योंकि हम कैश के संग क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ चेक या वेरीफाई कर सकते हैं, हम सीज नहीं कर सकते। अगर सीज करना है तो सर्वे को सर्च में कन्वर्ट करिए और फिर सीज करिए। क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इम्पाउंड एंड रिटेन कर सकते हैं? तो सुनना, यस आप कर सकते हो। आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी लगा सकते हो, चाहो तो उसके एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्पाउंड एंड रिटेन भी कर सकते हो। कंडीशंस क्या है? रीजंस को आपको राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और मोर देन 15 डेज के लिए अगर करना है तो अगेन प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखो कहाँ मैंने दिया है ये वाला चीज़। देखो आप क्या कर सकते हो, आप बुक्स के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हो, एक्सट्रैक्ट्स एंड कॉपीज ले सकते हो, फिर आप इंपाउंड एंड रिटेन भी कर सकते हो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। और अगर आपको मोर देन 15 डेज के लिए करना है, यानी कि एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज मोर देन 15 डेज के लिए करना है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हायर अथॉरिटीज़ का, विच इज़ नथिंग बट कमिश्नर एंड अबव, इन लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर आपने जो भी कैश, स्टॉक एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स का
चेकिंग एंड वेरिफिकेशन किया, उसका एक इन्वेंट्री बना सकते हो, यानी कि एक लिस्ट बना सकते हो। और मैंने क्या बोला था, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अब सुनना, आप गए सर्वे में और आपको पता चला कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो वहां पर है ही नहीं। वो टैक्स पेयर चालाक था, उसने आपके पहुंचने के पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिमूव करके किसी और प्लेस में, उसने बोला कि मैंने अपने घर में रख दिए बुक्स, घर में भूल गया हूँ। उसने क्यों बोला? क्योंकि उसको पता है सर्वे रेसिडेंशियल प्लेस में नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज बताओ, आप सर्वे करने गए थे प्लेस ऑफ बिजनेस में और वहां पता चला कि बुक्स जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं और रखे हुए हैं, तो यस, आप उस प्लेस में भी एंटर कर सकते हो। कब एंटर कर सकते हो? अगर वो दूसरा प्लेस प्लेस ऑफ बिजनेस है तब, बिजनेस आवर्स में। और मानो वो रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस है या एनी अदर प्लेस है, तो कब कर सकते हो? आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट और आता है सेक्शन 133 ए के अंदर ही। ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट है टीडीएस टीसीएस सर्वे। यानी कि ये सर्वे जो है नॉर्मल इनकम टैक्स सर्वे नहीं है, सिर्फ एक स्पेसिफिक फोकस के संग है कि टीडीएस टीसीएस आपने सही कंप्लाई किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर पता है नॉर्मल सर्वे में आप तीन चीज़ें कर सकते हो, बोलो तो क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट, कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल्स का वेरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन फर्निश। यहाँ पर आप बस बीच वाला काम नहीं कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन फर्निश कर सकते हो, लेकिन कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, चेक वेरीफाई नहीं कर सकते। रीजन बीइंग क्या? सर करने की जरूरत भी क्या है, हम तो करने गए थे टीडीएस टीसीएस का वेरिफिकेशन ना, तो उसके लिए बुक्स देख लेंगे और इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, काफ़ी है। तो बस आप यही कर सकते हो कि आप यहाँ पर सिर्फ बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल्स नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ और याद रखना कि टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए आप कहीं पर भी एंटर करो, चाहे वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो चाहे नहीं हो, यू कैन ओनली एंटर आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। सो दिस इज लाइक एन एक्सेप्शन कि आप प्लेस ऑफ बिजनेस में नॉर्मली 133A 133B के लिए यू एंटर इन बिजनेस आवर्स, बट फॉर टीडीएस टीसीएस सर्वे यू विल हैव टू एंटर आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। अब सुनना, बिकॉज आप कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल्स का इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन चेकिंग नहीं कर सकते हो, तो आप उनकी इन्वेंट्री भी नहीं बना सकते हो। यू कैनॉट कॉज और रिमूव टू बी कॉज्ड, यानी कि आप सीज नहीं कर सकते हो कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल्स को। और तो और टीडीएस टीसीएस सर्वे में आप सिर्फ बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हो, बुक्स को जो है इम्पाउंड नहीं कर सकते हो। देखो फॉर टीडीएस टीसीएस सर्वे यू कैनॉट इम्पाउंड बुक्स एंड यू कैनॉट मेक एन इन्वेंट्री ऑफ कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल्स। क्लियर है? यस क्लियर है। सर कभी भी सर्वे करने जाओगे सेक्शन 133A का आपको प्रायर अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। और आप प्रायर अप्रूवल पता है किसका लोगे? तो सुनना मेरी बात, आप प्रायर अप्रूवल लोगे चीफ कमिश्नर एंड अबव का। तो 131 में हम लोग प्रायर अप्रूवल किसका लेते हैं? कमिश्नर एंड अबव का। 133A के अंदर सर्वे में हम प्रायर अप्रूवल किसका लेते हैं? चीफ कमिश्नर एंड अबव का। अब सुनना, क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट्स? यस कर सकते हो। और इवन मानो आपने देखा कि किसी की शादी चल रही है और शादी के अंदर गजब का खर्चा है, आपने लोगों से पूछा कि भाई किसकी शादी हो रही है, आपने उसका फाइल खोला तो देखा अरे ये तो बहुत मीडियोकर इनकम दिखा रहा है, तो क्या आप उस शादी में एंटर कर सकते हो, उस सेरेमनी फंक्शन इवेंट में एंटर कर सकते हो? यस आप एंटर कर सकते हो पूछताछ करने के लिए, लेकिन कब? आफ्टर द फंक्शन सेरेमनी और इवेंट, यानी कि कभी भी एंटर कर सकते हो आफ्टर, यानी कि खत्म होने के बाद एंटर करके किसी से भी पूछताछ कर सकते हो, एनी ऑफ द पर्सन कंसर्न से जो भी आपको सर्वे करनी है आप कर सकते हो बेझिझक, लेकिन आफ्टर द सेरेमनी फंक्शन और इवेंट। ठीक है, अब सुनना, अगर कोई आपके संग कंप्लाई नहीं करे तो मैंने आपको पहले ही बताया आपके पास 131 के पावर्स है। प्रोसीडिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना। प्रोसीडिंग का मतलब होता है वो प्रोसीडिंग्स जो कंप्लीट हो चुकी है, वो प्रोसीडिंग्स जो एज ऑन द डेट ऑफ सर्वे पेंडिंग है, और वो प्रोसीडिंग्स जो फ्यूचर में भी आएंगी ना, वो तीनों के तीनों प्रोसीडिंग है। और यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन है? तो सुनना, जब आप प्रायर अप्रूवल चीफ कमिश्नर का ले रहे हो तो सर्वे करने कौन जा रहा है? इनके नीचे वाले, तो यही देखो यही है, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, एओटीआरओ। यानी कि आप अप्रूवल किसका ले रहे हो? चीफ कमिश्नर एंड अबव, और करने कौन जा रहा है? कमिश्नर एंड बिलो। सिंपल है, याद रहेगा। ठीक है, अब सुनना, एक होता है डोर टू डोर सर्वे सेक्शन 133B। ये क्या होता है? इसका स्कोप कम होता है। अब सुनना, डोर टू डोर सर्वे में आप कहाँ जा सकते हो? डोर टू डोर सर्वे के अंदर आप किसी भी एरिया बिल्डिंग प्लेस के अंदर जा सकते हो जो कि आपके एरिया में है,
आपके ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन में है या फिर उस पर्सन को बिलोंग करती है जो पर्सन का रिटर्न आपके पास आता है, यानी कि जो पर्सन आपके जुरिस्डिक्शन में है। सुनना, 133A के सर्वे में हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटी वाले प्लेस में भी जा सकते थे यहाँ, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वही जाएंगे जहाँ बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन होगा। जहाँ चैरिटेबल एक्टिविटी होता है वहाँ हम नहीं जा सकते, यानी कि 133A के सर्वे के अंदर क्या हम स्कूल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, इन सब में जाके सर्वे कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते हैं इन सब में जाकर के सर्वे। इन सब में 133A का सर्वे हो सकता है, 133B का सर्वे नहीं हो सकता। दूसरी बात, 133B के सर्वे के अंदर हम लोग कब घुस सकते हैं? तो सुनना, क्या है ये? प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो मैंने क्या बोला था, प्लेस ऑफ बिजनेस में कब घुस सकते हो? एट एनी टाइम ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज ओपन। अच्छा, नेक्स्ट, वहाँ पर क्या करना है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल प्लेस हो, कोई भी प्लेस होगा चलेगा। अगेन, वहाँ पर जो भी प्रोपराइटर एम्प्लॉई है वो लोग आपके संग कोऑपरेट करेंगे। एंड क्योंकि आपके पास नॉर्मल इनकम टैक्स सर्वे के अंदर ही सीजर की पावर नहीं है, तो इस इनकम टैक्स सर्वे के अंदर भी यू कैन नॉट रिमूव और कॉज टू बी रिमूव्ड एनी एसेट और एनीथिंग। अब सुनना, चलो फेलियर वाला पॉइंट हम लोग पेनल्टीज के रिवीजन में कवर करेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ये मेरे को आप लोग के संग डिस्कस करना था तो मैंने इसको यहीं पर ही डाल दिया। देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको ये देख करके क्लियर हो जाएगा। देखो, एओ ने अप्रूवल ले लिया सीसीआईटी का अंडर सेक्शन 133A। तो क्या सीसीआईटी का अप्रूवल लेते हैं? ये सीसीआईटी या अबव का लेते हैं, क्योंकि सीआईटी तो खुद करने जा सकता है। देखो, इसने शेर खान साइबर कैफे में एंटर किया, कब? रात के 1 बजे, आफ्टर सनसेट एंटर किया। क्या कोई प्रॉब्लम है? सुनो, साइबर कैफे क्या प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पर आफ्टर सनसेट, बिफोर सनराइज, ये सब नहीं देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पर सिंपली देखते हैं प्लेस ओपन कब था बिजनेस के लिए। तो देखो, ये ओपन रहता है दिन के 2 बजे से रात के 2 बजे तक, तो 1 बजे एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनना, इसने क्या किया? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए एंटर किया। तो सर्वे में यही करते ना, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एंटर। अच्छा, एओ ने क्या किया? इंपाउंड कर लिए, रिटेन कर लिए कस्टडी के अंदर अपने बुक्स फॉर 12 डेज। सर, क्या पावर है इंपाउंड एंड रिटेन करने की? एब्सोल्युटली पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजंस इन राइटिंग, और अगर मोर देन 15 डेज करना है एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज तो क्या लगेगा? तो हायर अथॉरिटीज की प्रायर अप्रूवल लगेगी। हमने कितने दिन के लिए किया है? 12 डेज, विच इज अप टू 15 डेज। तो बस रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने हैं और हम लोग कर सकते हैं। अब सुनना, एओ ने प्रायर परमिशन नहीं लिया था, तो सर मोर देन 15 डेज करने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए, लेस देन 15 डेज में कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। तो देखो, ओनर ने क्या क्लेम किया? ओनर ने क्लेम किया कि एओ उसका साइबर कैफे आफ्टर सनसेट एंटर ही नहीं कर सकता था, और अगर एंटर किया भी तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने संग नहीं लेके जा सकता था। क्या ये क्लेम सही है? सर, दोनों के दोनों क्लेम गलत है। क्वेश्चन बोल रहा है, वुड योर आंसर चेंज इफ एओ हैड सर्वेड द साइबर कैफे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग वेदर टैक्स हैज बीन कलेक्टेड और नॉट, यानी कि टीडीएस टीसीएस सर्वे। हाँ सर, तब आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? बिकॉज नंबर 1, टीडीएस टीसीएस सर्वे करने के लिए हम लोग कब एंटर कर सकते हैं? ओनली आफ्टर सनराइज, बिफोर सनसेट। तो वो भी एक गलती हो गई। और दूसरी गलती, टीडीएस टीसीएस सर्वे के अंदर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड एंड रिटेन नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। नॉर्मल इनकम टैक्स सर्वे है तो आफ्टर सनसेट भी एंटर कर सकते हो, एज लॉन्ग एज प्लेस बिजनेस के लिए ओपन है। बुक्स को इंपाउंड एंड रिटेन कर सकते हो। प्रायर अप्रूवल की तब जरूरत है जब मोर देन 15 डेज हो। यहाँ पर 12 डेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनना, एक और साइबर कैफे है। 15 जून को एओ एंटर कर गया बघीरा साइबर कैफे में, जो कि उसी के जुरिस्डिक्शन में था, रात को 11 बजे। इसके भी ओनर ने सेम क्लेम किया कि सर आप तो सनसेट के बाद आ गए। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि देखो भाई, आपका जो बिजनेस है वो ओपन रहता है रात के 12 बजे तक, तो मैं 11 बजे एंटर किया, क्या कोई प्रॉब्लम है? 133B का सर्वे है, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर भी यही बोला है, प्लेस ऑफ बिजनेस, साइबर कैफे इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आप आराम से ओ बिजनेस आवर्स के अंदर आओ। अब सुनना, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी उसने बुक्स इंपाउंड एंड रिटेन कर लिए फॉर 12 डेज। बट क्या 133B के सर्वे में आप बुक्स इंपाउंड एंड रिटेन कर सकते हो? द आंसर इज नो। वहां पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बुक्स इंपाउंड एंड रिटेन नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है, from the place any books of accounts in view of this clear prohibition action of AO in impounding or retain is not valid in law। तो आपको एक फ्लेवर मिल गया कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है। 3 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 1, टाइमिंग ऑफ एंटर, उसको एकदम दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट, क्या क्या पावर्स है आपके पास एंटर करने के बाद। एंड तीसरा चीज़ है, क्या बुक्स वगैरह को आप इंपाउंड या रिटेन कर सकते हो, क्या असेट्स को आप सीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब सुनना, 133C उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, तो इसके पास में आप एक तरीके से लिख सकते हो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखो 133C क्या बोल रहा है ना, 133C ये बोल रहा है कि कोई को भी अगर इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो वो क्या कर सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं और लोगों से मांग सकते हैं इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर द डेट, जो भी उनको लगता है यूजफुल रहेगा उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो सर ऐसी एनफ पावर्स है 133 के अंदर, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए 133C उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, मॉर्गेजीज वगैरह कंपनी के चेक कर सकते हैं, बस रीड करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर पावर्स क्या है, अदर पावर्स के अंदर बेसिकली वही है कि सिविल कोर्ट है और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार इनके पास कुछ कुछ पावर्स है। इन सब के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फेसलेस कलेक्शन के अंदर यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट हमारे सर्च के ऊपर, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेक्शन 132। सर्च के अंदर देखो 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, मैं आपको अभी बताता हूँ, इनफैक्ट 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, 132, 132A, 132B, 132C। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। इन चारों के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको कैसे कैसे पढ़नी है हम लोग क्विकली अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, सर्च ऑथोराइज कौन कर सकता है, तो सुनना, सर्वे में हमने क्या बोला था, सर्वे में कौन ऑथोराइज कर सकता था, चीफ कमिश्नर या उसके ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि वहां पर कमिश्नर तो खुद सर्वे करने जा सकता है, यहां पर लेकिन कमिश्नर या उसके ऊपर वाला ऑथोराइज कर सकता है। सर्च के अंदर कमिश्नर या उसके ऊपर वाला ऑथोराइज कर सकता है और इसके नीचे वाले जा सकते हैं, यानी कि नीचे वाले कौन, जॉइंट, एडिशनल, असिस्टेंट, डेप्यूटी, ये लोग जा सकते हैं, ये लोग ऑथोराइज्ड ऑफिसर यानी कि जो जा करके सर्च करेंगे। अब सुनना, अगर ये लोग छुट्टी पर है, अवेलेबल नहीं है, तब अगर सीबीडीटी ने एम्पावर किया तो ही एडिशनल और जॉइंट, बस ये दो, एडिशनल और जॉइंट, 2 लेवल नीचे सीआईटी से, एडिशनल सीआईटी, एडिशनल डीआईटी, जॉइंट सीआईटी, जॉइंट डीआईटी, ये लोग ऑथोराइज कर सकते हैं ओनली इफ एम्पावर्ड बाय सीबीडीटी। तो उस केस में क्या है, असिस्टेंट एंड डेप्यूटी जाकर के सर्च करेंगे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि भैया किसकी अप्रूवल लेनी चाहिए, तो आप बता दो कि चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, उन लोग के ऊपर वाले लेवल के लोग। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक ऑथोराइज्ड ऑफिसर सर्च वारंट लेकर के आया और वो सर्च वारंट जो है एडिशनल कमिश्नर ने साइन किया था। असेसी ने ये क्लेम कर दिया कि ये सर्च वारंट इनवैलिड है। क्या आपका जवाब क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं आपका जवाब क्या रहेगा। आप उसके अंदर आंसर ये लिखोगे कि देखो नॉर्मली तो चीफ कमिश्नर या उसके ऊपर, सॉरी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, पीडीजीआईटी, ये लोग करते हैं, लेकिन 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 अगर ये लोग अवेलेबल नहीं है और सीबीडीटी ने एम्पावर कर दिया, तब एडिशनल और जॉइंट, ये 2 डेजिग्नेशन वाले भी कर सकते हैं। तो द आंसर इज कि अगर सीबीडीटी एम्पावर्ड है तो वैलिड है, अगर सीबीडीटी एम्पावर्ड नहीं है तो इनवैलिड है। ठीक है, चलो, सर्च सीजर के अंदर आप क्या कर सकते हो और कब कर सकते हो, व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन इन योर पोजीशन विच गिव्स यू अ रीजन टू बिलीव कि क्या क्या हुआ है। देखो, किसी पर्सन को आप 131 का नोटिस आपने दिया या 142 का आपने नोटिस दिया और वो पर्सन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस किया आपके सामने, भाई मैंने 131 में बोला ना कि बुक्स लेके आओ, अब वो नहीं लेके आया, तो क्या है, मैं सर्च कर सकता हूँ। मेरे पास रीजन टू बिलीव आ गया ना कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है पोजीशन में कि ये पर्सन ने वायलेट किया, तो अब मैं जा करके इसके बुक्स वगैरह सर्च करके जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो निकालूंगा। या फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको 131 का समन्स भेजा या 142 का नोटिस भेजा ना, तो उस केस में माइट भी, मैं अभी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कि ये बंदा प्रोड्यूस नहीं करेगा, मैंने भेजा नहीं है, मेरे को अगर लगता भी है ना तब भी मैं कर सकता हूँ, इतनी वाइड पावर्स है। और तीसरा क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास कोई वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग, ज्वेलरी है, असेट्स है जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, ब्लैक मनी है, तो उस केस में भी मैं उसके ऊपर सर्च डाल सकता हूँ। क्या रीजन टू बिलीव किसी को बताने की जरूरत है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत है, लेकिन किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन आईटीएटी। और इसके ऊपर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये बनता है कि भाई रीजन टू रिकॉर्ड जो है वो हायर अथॉरिटीज ने मांग लिया, तो क्या एओ को देना है, आंसर इज नो, एओ को नहीं देना है, एओ से मांगा नहीं जा सकता है, इवन आईटीएटी भी नहीं मांग सकता है। बट क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मांग सकते हैं। क्या जिस पर्सन के घर पर सर्च होने वाला है, जिस पर्सन के अगेंस्ट सर्च वारंट है, क्या वो पर्सन आपसे रीजन टू बिलीव मांग सकता है, तो सुनना, वो पर्सन रीजन टू बिलीव नहीं मांग सकता है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपसे रीजन टू बिलीव, रीजन जो आपने रिकॉर्ड किए वो मांग सकते हैं। अब सुनना,
क्या क्या पावर्स है। तो पावर्स को ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए बी एंड सी। देखो पहला मैंने सेक्शन क्या रखा है, पावर विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन्स। तो उसके अंदर क्या 3 पावर है। आप किसी भी बिल्डिंग, प्लेस, व्हीकल, असेट, एयरक्राफ्ट, देखो बिल्डिंग, प्लेस, व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, यानी कि वेसल, एयरक्राफ्ट आपको ट्रेन में सर्च करना है, कोच नंबर A1 में कर सकते हो, सर्च वारंट ले जाओ, हो जाएगा। आप इनके अंदर ब्रेक ओपन करके एंटर कर सकते हो, यस यू कैन एंटर। एंड वहां पर जो कोई भी पर्सन है जो कि वहां से बाहर गए हैं या अंदर आ गए हैं या उस समय है, उनको आप सर्च कर सकते हो, ये आपके पास पावर है। अच्छा, क्या हम लोग वहां पर जो लॉक्स है, जो लॉकर्स है, जो एलमिराज है, उनको तोड़ सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल तोड़ सकते हो, आपके पास पावर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब व्हेन द कीज आर नॉट रेडिली अवेलेबल। ये नहीं सीआईडी के दया के जैसे कि दरवाजा देखा नहीं कि तोड़ दिए, वैसा नहीं होगा। अगर कीज रेडिली अवेलेबल नहीं है तभी आप तोड़ोगे। यहाँ पर लेकिन याद रखना कि बैंक लॉकर जो है कवर्ड नहीं होता, यानी कि आप बैंक लॉकर को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तभी आप बैंक लॉकर को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अब सुनना, किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई जुहू के अंदर बीच के ऊपर कैश का ट्रांजैक्शन होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो पर्सन कैश का ट्रांजैक्शन करने वाला है वो पर्सन चेन्नई के कमिश्नर के जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी कि वो साउथ इंडिया का पर्सन है, वो बस मुंबई आया है कैश ट्रांजैक्शन के लिए, वो वापस चला जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, सर्वे करना है, सर्च करना है, और ऐसे पर्सन के ऊपर करना है जो कि जिसके जुरिस्डिक्शन में आती है वही ऑथराइज कर सकता है। जैसे आईटीसी लिमिटेड की रिटर्न जिस कमिश्नर के पास आती है, तो आईटीसी लिमिटेड के अक्रॉस इंडिया के सारे ऑफिसेस के ऊपर सिर्फ वो ही कमिश्नर सर्च वारंट इशू करेगा या कुछ भी करेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुंबई में अगर मैं चेन्नई से सर्च वारंट मंगाऊँ और वो भी फिजिकल वारंट चाहिए रहता है तो टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर लॉ के अंदर एक प्रोविजन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सर्च वारंट जुरिस्डिक्शनल सीआईटी पीसीसीआईटी से मंगाने में टाइम लग जाएगा, तो उस केस में एंड सच टाइम इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो आप पता है क्या कर सकते हो, आप उस ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन के जो भी ऑथोराइजिंग ऑफिसर्स है उनसे भी सर्च वारंट लेकर के सर्च कर सकते हो। कब? सिर्फ तब जब प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है ऑथोराइज्ड पर्सन से मंगवाना। ठीक है, अब पावर विथ रेफरेंस टू मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, मोबूजोवाट को मैंने एब्रीविएट किया, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग। क्या आप सीज कर सकते हो? एब्सोल्युटली आप सीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर आप सीज नहीं कर सकते हो, लेकिन उस केस में आप उसको ये जरूर बोल सकते हो कि स्टॉक इन ट्रेड मेरे को बताए बिना हटाना मत, दैट इज यू कैन मेक अ नोट ऑफ इन्वेंट्री एंड उनको ये बोल सकते हो कि आप इसको मेरे को बताए बिना हटाना मत। अब सुनना, डीम्ड सीजर और रेस्ट्रेंट ऑर्डर क्या होता है। डीम्ड सीजर क्या बोलता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि साइज में बहुत बड़ी है, वेट में बहुत ज़्यादा है, या फिर उसके फिजिकल फीचर्स कुछ ऐसे हैं, या फिर वो हैजर्डस नेचर का है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप अपने संग लेके नहीं जाओगे, लेकिन आप एक डीम्ड सीजर कर दोगे, यानी कि आप उसको लॉक कर दोगे और उसके ऊपर एक नोटिस चिपका दोगे कि इस चीज़ को मेरे से परमिशन लिए बिना ना तो बेचा जा सकता है, ना लीज आउट किया जा सकता है, और ना ही किसी भी और तरीके से रिमूव किया जा सकता है। दिस इज नोन एज अ डीम्ड सीजर। अब सुनना एक और चीज, आपको कोई चीज ऐसा है जो आपको सीज नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है कि जिसके कारण वो सीज नहीं हो सकता है, यानी कि वो सीज तो हो सकता है, बस आपको नहीं करना है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर यू टू सीज, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उसको फ्री फ्लो छोड़ भी नहीं देना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर दे सकते हो। रेस्ट्रेंट ऑर्डर का मतलब है कि अब सामने वाले पर्सन को आप ये बोल दोगे कि बिना आपसे परमिशन लिए वो उस चीज़ को ना हटाएगा, ना रिमूव करेगा, ना ही किसी भी और तरीके से अपने से पार्ट विथ कर देगा। ये रेस्टोरेंट ऑर्डर की वैलिडिटी कब तक है? मैक्सिमम 6 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, बस इतनी ही है। मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो इन दोनों का एग्जांपल आपको देता हूँ। मानो सर्च के दौरान RDX मिल गया, अब RDX मिल गया तो वो कभी भी फट सकता है, तो आप उसको अपने संग नहीं लेके जाओगे, तो आप क्या करोगे, आपको जिस लॉकर में RDX मिला या जिस एलमिरा में RDX मिला, आप उस एलमिरा के ऊपर एक लॉक लगा दोगे और बाहर एक नोटिस चिपका दोगे कि इसके अंदर जो RDX पड़ा है उसको मेरे से पूछे बिना कोई भी हटाएगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलता हूँ। दिस इज नोन एज डीम्ड सीजर। अब मानो सर्च के दौरान आपको असेसी जॉइंट फैमिली में रहता है, असेसी के 4 भाई और रहते हैं, उन चारों भाई के वाइफ्स के गहने मिल गए हैं। अब आपको ये पता है कि ठीक है भाई, वो लोग आपके प्राइम सस्पेक्ट्स नहीं है, आपका प्राइम सस्पेक्ट तो वो असेसी है, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हो कि वो लोग अपने गहने वहने को हटा दे, इधर उधर कर दे। आपको सीज भी नहीं करना, आपको हटाना भी नहीं है। और गहने आप सीज कर सकते हो क्या?
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के कारण तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू डोंट वांट टू सीज, उस केस में आप उन लोगों के ऊपर, उन चारों भाई के ऊपर रेस्ट्रेंट ऑर्डर लगा सकते हो कि बिना मेरे परमिशन के इन गहनों को हटाना मत। सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डीम्ड सीजर, दैट इज नोन एज अ रेस्ट्रेंट ऑर्डर। कितने दिन तक वैलिड रहेगा? मैक्सिमम 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर वैलिड रहेगा। और याद रखना, रेस्ट्रेंट ऑर्डर आप स्टॉक एंड ट्रेड के ऊपर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब सुनना, पावर विद रेफरेंस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, सीज भी कर सकते हो, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ लगा सकते हो, कॉपीज वगैरह ले सकते हो उसका। जहां आपको लगता है कि प्रैक्टिकेबल नहीं है उसको सीज करना, तो वहां पर आप क्या करोगे? डीम्ड सीजर कर दोगे उसका, रेस्ट्रेंट ऑर्डर कर दोगे, सॉरी। एंड रेस्ट्रेंट ऑर्डर विल हैव मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हो, एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हो, एंड ऑथोराइजेशन इन अ प्लेस नॉट स्पेसिफाइड इन द सर्च वारंट। आपने सर्च वारंट में डाला कि मैं असेसी के घर पर, उसके ऑफिस पर और उसके डायरेक्टर्स के ऑफिस पर सर्च करूंगा। आपको सर्च के दौरान पता चला कि असेसी का एक सीक्रेट ऑफिस और है, तो क्या आप उधर कर सकते हो? यस, आप उधर से भी उधर भी आप एडिशनली जा सकते हो। कब जा सकते हो? आपको लोकल जुरिस्डिक्शनल सीआईटी सीसीआईटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और आप जा करके वहां पर भी सर्च डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस ऑफिसर्स को आप ले जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को आप ले जा सकते हो, एंड यू कैन एग्जामाइन पीपल ऑन ओथ। जो भी उनसे स्टेटमेंट लिया है उसको रिकॉर्ड करके आप उनको ओथ पर एग्जामाइन कर सकते हो। अब सुनना, सेक्शन 132 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑथोराइजेशन का, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि एडिशनल और जॉइंट भी ऑथोराइज कर सकते हैं अगर सीबीडीटी ने एम्पावर कर दिया है। दूसरा चीज़ ये पूछा जाता है कि सर्च के दौरान आपके पावर्स क्या क्या होते हैं। तो जो मैंने बाइफरकेट किए हैं ना इस तरीके से, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। देखो, आपसे थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर द पावर्स विद रिस्पेक्ट टू पीपल, व्हाट आर द पावर्स विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स, लेकिन दिखाया जाएगा कि असेसिंग ऑफिसर ने या ऑथोराइज्ड ऑफिसर ने एक सर्टेन चीज कर दिया, और पूछा जाएगा कि क्या एओ ने जो किया वो वैलिड है कि नहीं लॉ में। तो आपको पावर्स पता होने चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि हाँ ये वैलिड था, ये इनवैलिड था, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अब सुनना, आप कब तक सीज करके रख सकते हो? अच्छा, उसके पहले एक चीज और बताता हूँ टाइमिंग को लेकर के। टाइमिंग को लेकर के जनरली सर्वे के क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि सर्च के अंदर ना टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जब एंटर करना है तब एंटर करो। रेड डालने के लिए टाइम देखी नहीं जाती है। तो प्लीज याद रखना, अगर आपको सर्च का क्वेश्चन आता है सेक्शन 132 और वो आपको टाइमिंग में कंफ्यूज करता है, तो ऐसा मत सोचना कि प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। यू कैन एंटर एनी प्लेस विच इज स्पेसिफाइड इन द सर्च वारंट एट एनी टाइम। सर्च के अंदर टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वे के अंदर आपको देखना पड़ता है टाइम। अब आप बुक्स वगैरह को कब तक सीज करके रखोगे? तो सुनना, देखो, बुक्स को आप सीज करके रखोगे यानी कि रिटर्न करोगे कब? और यहाँ पर अमेंडमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ही के असेसमेंट ईयर से यहाँ पर अमेंडमेंट है। तो कब? 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट इज मेड। यानी कि आप कब तक सीज करके रख सकते हो? सर्वे के अंदर हमने क्या बोला था, आप इंपाउंड एंड रिटेन कर सकते हो अप टू 15 डेज, सिर्फ रीजंस रिकॉर्ड कर दो। मोर देन 15 डेज तो प्रायर अप्रूवल लो। यहाँ पर ऐसा कोई 15 डेज का नहीं है, यहाँ पर बोला गया कि आप आराम से सीज करके तब तक रखो, कब तक? कि जब आपने ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट रिकम्प्यूटेशन भी पास कर दिया, उसके क्वार्टर के एंड से 1 महीने तक, यानी कि जिस भी क्वार्टर में ऑर्डर पास किया, मानो आपने ऑर्डर पास किया अप्रैल से जून 27 के क्वार्टर में, और इसके एंड से यानी कि 30 जून 27 से भी 1 मंथ यानी कि 31 जुलाई 27 तक आप सीज करके रख सकते हो। अच्छा, आपको इससे भी ज्यादा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लो। बस आपको क्या है, कमिश्नर या उनके हायर लेवल से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और तब पता है आप कब तक सीज करके रख सकते हो। तो सुनना, जब तक आपका असेसमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता ना, उसके भी 30 दिन तक, यानी कि 30 डेज फ्रॉम विच द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड, इतने पीरियड तक आप सीज करके रख सकते हो। अब मानो आपने अप्रूवल ले लिया और आपने एक्सटेंशन ले लिया अपने सीजर के टाइम में, और जो पर्सन के बुक्स आपने सीज किए थे उस पर्सन को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन है, तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? जी हाँ, सुनी जाएगी। तो अब वो किसको अप्लाई करेगा? भाई आप ही ने अप्रूवल ले लिया चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से, तो उसके ऊपर जाकर के अपील करेगा ना, यानी कि वो सीबीडीटी को अपील करेगा, और उस केस में सीबीडीटी दोनों बात को सुनेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, एंड इट विल पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। अब सुनना,
आपको सर्च के दौरान कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई ऑथराइज्ड ऑफिसर को जो कि किसी ऐसे असेसी को बिलोंग करती है जिसके ऊपर कोई दूसरे एओ का कंट्रोल है, तो उसको क्या करना है पता है? उसको ये इंफॉर्मेशन छुपा के नहीं रख देनी है, उसको ये इंफॉर्मेशन देने की ड्यूटी है टू द एओ जिसका जुरिस्डिक्शन है उस पर्सन के ऊपर, जिस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और कब तक देना है तो सुनना, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द लास्ट ऑथोराइजेशन ऑफ सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन क्या आया था। एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अभी बताता हूँ कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स के ऑफिस के ऊपर हमने सर्च की और एक डायरेक्टर के ड्रॉवर के अंदर XYZ लिमिटेड से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट निकल गई। अब एबीसी के, हम गए थे एबीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खोजने, हमें मिल गई इंफॉर्मेशन XYZ लिमिटेड से रिलेटेड। अब XYZ लिमिटेड का जो एओ है वो कोई और है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी मतलब ऑथोराइज्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है? तो आपका आंसर होगा कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर को ये जो इंफॉर्मेशन है ना XYZ लिमिटेड से रिलेटेड, इसको पास ऑन कर देनी है उस एओ को जिसका जुरिस्डिक्शन है XYZ लिमिटेड के ऊपर। कब तक? विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द लास्ट ऑथोराइजेशन ऑफ द सर्च वॉज एग्जीक्यूटेड। और इस फ्रेज का मतलब क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि लास्ट ऑफ द ऑथोराइजेशन वॉज एग्जीक्यूटेड, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है। तो देखो पहले इसी के ऊपर आ जाते हैं। देखो कि जब लास्ट पंचनामा बना वो, या फिर एक्चुअल रिसीट ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ 132A। 132A क्या है बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि 132A के अंदर एक्चुअल रिसीट ऑफ बुक्स क्या होता है। पंचनामा क्या होता है तो सुनना, पंचनामा क्या होता है, जब कोई सर्च करने जाता है ना तो वो लोग लिखते हैं कि सर्च पार्टी में कौन कौन से ऑफिसर्स थे, कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स थे, कितने बजे सर्च करने पहुंचे, कहाँ कहाँ सर्च हुई, सर्च में क्या क्या चीज़ें मिली, सर्च के दौरान किन किन लोगों से पूछताछ की गई, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं और एंड में सब लोग अपना साइन करते हैं। इवन जिनके ऊपर सर्च की जाती है उन लोग भी अपना साइन करते हैं, उनके जो 2 विटनेसेस होते हैं वो भी अपना साइन करते हैं। इस पूरे चीज़ को बोलते हैं पंचनामा। तो लास्ट पंचनामा जिस दिन ड्रॉ हुई उस दिन माना जाता है कि लास्ट ऑथराइजेशन सर्च का एग्जीक्यूट हुआ था। उसके 60 डेज के अंदर अंदर में आपको कंसर्न्ड एओ को वो इंफॉर्मेशन दे देनी है। अब जो नेक्स्ट है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च के दौरान आपको जो जो चीज़ें मिली उनसे रिलेटेड आप क्या क्या प्रिजम्पशन ले सकते हो। सुनना, इसके अंदर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि देखो सर्च के दौरान 3 कागज़ मिल गए, ठीक है, गौर से सुनना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तीनों एग्जाम्पल से। सर्च के दौरान मुझे 3 पेपर्स मिले। पहले पेपर के ऊपर क्या था, पहले पेपर के ऊपर अकाउंट्स बने हुए थे जिसके अंदर दिया हुआ था लैंड पार्सल है 40 करोड़ का, ज्वेलरी है 20 करोड़ की। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर ने उस पर्सन को पूछा कि ये अकाउंट्स के अंदर दिया हुआ आपके पास 40 करोड़ की लैंड है, आपके पास 20 करोड़ की ज्वेलरी है। उस पर्सन ने जवाब दिया कि नहीं सर, ये तो मैं अपने बच्चे को अकाउंट सिखा रहा था, बैलेंस शीट कैसे बनाते वो सिखा रहा था, ये असली नहीं है। तो क्या ऑथराइज्ड ऑफिसर उसकी बातों को मानेगा? द आंसर इज नो। पहला अजम्पशन ये बोलता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको मिले वो उसी पर्सन को बिलोंग करते हैं, यानी कि आप इसके बात को नहीं मानोगे कि ये इसके बच्चे को बिलोंग करता है, उसके बच्चे के अकाउंट्स का कॉपी है ये। आप क्या मानोगे कि ये जो भी लिखा हुआ है ये सच है और इस पर्सन को ही बिलोंग करता है, यानी कि जिस पर्सन को आपने सर्च किया उसी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। नेक्स्ट, आपको एक अग्रीमेंट मिला जिस अग्रीमेंट में दिया हुआ है कि असेसी ने अपने दोस्त को लोन दे दिया है, कितने 100 करोड़ का लोन दे दिया है और उसके ऊपर दोनों पार्टी के सिग्नेचर्स है। अब आप बोलोगे असेसी को, जिस पर्सन को आपने सर्च किया, कि ये क्या, आपने तो 100 करोड़ का लोन दिया जिसके ऊपर आप दिखा रहे हो कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो आपने तो कभी भी 10 करोड़ की इंटरेस्ट अपने रिटर्न में शो नहीं की। तो उसने बोला बोला नहीं नहीं सर, ये तो हमने एग्रीमेंट ऐसी मस्ती मस्ती में बना ली थी, इसका कोई रियलिटी से रिश्ता नाता नहीं है, और ये जो सिग्नेचर है ये हमने आउट ऑफ फन कर दिया था, ये सिग्नेचर का कोई रियलिटी से रिश्ता नाता नहीं है। ये भी इनकरेक्ट है। अब आपका सेकंड प्रिजम्पशन क्या आता है? सेकंड प्रिजम्पशन है कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू एंड दैट सिग्नेचर कैन रीजनेबली बी अज्यूम टू हैव बीन साइंड बाय द पर्सन जिसका नाम दिया गया उस सिग्नेचर के ऊपर। तो आप बोलोगे कि नहीं भाई, तुम अलग एविडेंस के संग प्रूफ करो, वरना प्रिजम्पशन तो यही है कि ये आप ही का है। और तीसरा क्या, आपको 2 अग्रीमेंट्स मिल गए। एक अग्रीमेंट के अंदर दिया हुआ है कि बंदे ने, जो पर्सन को आपने सर्च किया, उसने एक लैंड पार्सल सेल किया है 50 करोड़ में, और दूसरे अग्रीमेंट में दिया हुआ है कि उसने लैंड पार्सल सेल किया है 10 करोड़ में। आप किसे सच मानोगे? तो जिसकी जो आपको मर्जी है उसको सच मान लो। तो रेवेन्यू हमेशा इसे सच मानेगा क्योंकि हायर दी कंसिडरेशन, हायर दी कैपिटल गेन्स। तो अब सामने वाला ये कंटेंट कर रहा है कि नहीं नहीं, ये तो फॉल्स अग्रीमेंट है, रियल अग्रीमेंट ये है। बट what is your assumption? You will assume that the contents are
ट्रू, आप मानोगे कि ये जो कंटेंट्स है यही ट्रू है, और सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा फ्रॉम एविडेंस कि नो, ऑल दीज थ्री आर incorrect and therefore these are known as rebuttable presumptions, that is facts and evidence के संग असेसी चाहे तो इसको रिबट करके अपनी असलियत प्रूव कर सकता है, वरना प्रिजम्पशन तो क्या है, तीन प्रिजम्पशन है। नंबर वन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स जो भी मिले दे बिलोंग टू द पर्सन। नंबर टू, जो भी इसके कंटेंट्स है ये ट्रू है। और नंबर थ्री, जो भी सिग्नेचर्स है या जो भी स्टैंप्स लगे हुए हैं दे आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड स्टैम्प्ड बाय द पर्सन्स जिनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो दो क्वेश्चन आए हुए इसके ऊपर कि क्या क्या प्रिजम्पशन है, और इसके अंदर पता है क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मानो यही है, यही एक क्वेश्चन बन करके आ जाएगा कि असेसी ने क्लेम किया कि नहीं नहीं जो अकाउंट्स मिले वो तो मेरे बच्चे को मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था उसके हैं, तो क्या ये असेसी का क्लेम सही है? तो आप बोलोगे नहीं, असेसी का ये क्लेम ठीक नहीं है, एओ ने जो प्रिजम्पशन लिया है वो वैलिड है, असेसी को फैक्ट्स और एविडेंस के संग आना पड़ेगा, अदरवाइज एओ का प्रिजम्पशन करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो सीज तो आप क्या कर सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी सीज करना इजी है जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कैश सीज कर लेना, ज्वेलरी सीज कर लेना। असेसी के पास या जिस पर्सन को आपने सर्च किया उसके पास 20 एकड़ जमीन है, क्या आप इसको सीज कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो। तो आप इसको पता है क्या कर सकते हो, इसको आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हो। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि अब वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है जब तक आपके तरफ से क्लियरेंस ना हो, यानी कि इनकम टैक्स वालों की तरफ से क्लियर ना हो। तो प्रोविजनल अटैचमेंट की प्रोविजन क्या बोलती है कि ड्यूरिंग द सर्च या फिर विद इन 60 डेज, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन, विद इन द सर्च, ड्यूरिंग द सर्च या फिर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन, इतने तक में आपके पास टाइम है कि आप चाहो तो आप एक ऑर्डर पास कर दो कि इस प्रॉपर्टी को मैं प्रोविजनली अटैच कर दे रहा हूँ, इफ यू हैव रीजंस इन राइटिंग एंड प्रायर अप्रूवल अगर आपने ले लिया है डायरेक्टर या डीजीआईटी का, तो आप प्रोविजनली अटैच कर सकते हो। लेकिन ये प्रोविजनल अटैचमेंट जस्ट लाइक रेस्ट्रेंट ऑर्डर मैक्सिमम 60 डेज तक वैलिड रहता है, वैसे ये प्रोविजनल अटैचमेंट मैक्सिमम 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। आपको वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर रेफर करना है तो क्या है, सेम टाइम एज प्रोविजनल अटैचमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर के लिए, कि या तो ड्यूरिंग द सर्च कर लो या फिर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन आप रेफर कर सकते हो वैल्यूएशन ऑफिसर को टू एस्टिमेट द फेयर मार्केट वैल्यू। और वैल्यूएशन ऑफिसर के पास कितना टाइम है, 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ रेफरेंस। तो 60 डेज कई जगह पर आ रहा है, आपको टाइमलाइंस के ऊपर बहुत शार्प रहना पड़ेगा। अब सुनना, 132A क्या बोलता है, एक मिनट के अंदर पूरा का पूरा सेक्शन आपको क्लियर कर दूंगा। देखो, जैसे इनकम टैक्स वालों ने सर्च किया वैसे ही मानो जीएसटी वालों ने किसी के ऊपर सर्च किया, और अब इनकम टैक्स वालों को लग रहा है कि अगर सामने वाला पर्सन जीएसटी के अंदर घपला कर सकता है तो वो इनकम टैक्स में भी घपला कर सकता है। तो अब आप क्या करोगे, क्या आप भी सर्च डालोगे? अरे जब जीएसटी वाले गए तो आप घुस करके हौच-पौच कर दोगे, और मानो जीएसटी वाले चले गए सब कुछ लेकर के, तब भी आप सर्च डाल करके क्या करोगे, बुक्स, असेट्स, सब कुछ तो जीएसटी वाले सीज करके ले गए। तो इस केस में पता है क्या होता है, सेक्शन 132A है जो ये बोलता है कि मानो कोई असेसी के ऊपर किसी अदर लॉ के अंदर कोई समन्स दी गई थी, उसने रिप्लाई नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर उस अदर लॉ के अंदर सर्च हो जाता है, सीजर हो जाता है। तो उस केस में कौन कौन, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, यानी कि कमिश्नर एंड अबव, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग ऑथोराइज कर सकते हैं किसको, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, किसको ऑथोराइज कर सकते हैं, ये लोग ऑथोराइज कर सकते हैं एडिशनल वालों को, जॉइंट वालों को, असिस्टेंट एंड डेप्यूटी को, कि आप एक काम करो, आप जीएसटी डिपार्टमेंट को, कस्टम्स डिपार्टमेंट को, फेमा डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डालो कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, असेट्स वगैरह हमें दे दो, ताकि हम भी इनकम टैक्स के हिसाब से अपना सर्च वगैरह कर सके। तो इसको भी क्या माना जाएगा, ये भी एक तरीके से सर्च के बराबर ही हो गया, राइट। हम खुद जाकर के सीज करके लेकर के आते, हम नहीं गए, जीएसटी वाले गए और हमने जीएसटी वालों से ले लिया, तो इट इज नोन एज गुड एज अ सर्च ओनली। अब क्या सामने वाला डिपार्टमेंट आपको देने के लिए ऑब्लाइज्ड है, तो आंसर इज यस। अगर रिक्विजिशन आया है तो दे शैल डिलीवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड असेट्स टू द रिक्विजिशन ऑफिसर, आइदर क्या, फोर्थविथ, तुरंत, या फिर अगर उनको लगता है कि नहीं हमें अभी टाइम चाहिए इन बुक्स वगैरह के ऊपर, हमें अपनी असेसमेंट खत्म करनी है, तो फिर टिल द टाइम उन लोगों को ये अपने कस्टडी में रखना है वो तब तक रख सकते हैं, और उसके बाद वो आपको दे देंगे। ठीक है, सिंपल सा सेक्शन है 132A। और जो भी प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च है वो अप्लाई करेंगे। रेक्विजिशन को भी तो याद रखना, रेक्विजिशन 132A है, सर्च 132 है। अब प्रिजम्पशन क्या है, रिक्विजिशन के केस में एकदम सेम प्रिजम्पशन है जो सर्च के केस में, इसलिए मैं अलग से टाइम नहीं लगा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है,
सेक्शन 132B सुनना, जो इनकम टैक्स वालों ने असेट्स सीज किए अब वो उन असेट्स के संग क्या करेंगे। तो सुनना, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आता है, स्पेशली इस केस लॉ के ऊपर तो 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल। सुनना, देखो, जो भी आपने मनी सर्च की, मनी सीज किए या असेट सीज किए, उससे आप क्या क्या चीज़ करोगे। तो इनकम टैक्स वालों का क्या है, इनकम टैक्स की आपकी जो भी लाइबिलिटी है उसको हम सेट ऑफ कर देंगे। तो कौन सी लाइबिलिटी सेट ऑफ करेंगे, एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी अंडर कौन से 4 एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट। इन 4 एक्ट्स के अंदर आपकी जो भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है हम उसको सेट ऑफ करेंगे। एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की मतलब क्या होती है, तो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की मतलब होती है जो भी असेसमेंट रीअसेसमेंट कंप्लीट होने के बाद डिटरमाइन हो, इंक्लूडिंग पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाता है कि भाई ऑथोराइज्ड ऑफिसर ने मानो गोल्ड बार्स सीज किए और असेसी ने, जिसके जिसके ऑफिस से सीज किए गए थे, उसने एक एप्लीकेशन डाल दी कि सर आप एक काम करिए, आप इसको मेरे अनडिस्क्लोज्ड इनकम से सेट ऑफ कर दीजिए बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। लोग ये क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, टैक्स प्लानिंग। लोग क्या करते हैं, जिस दिन सर्च हुआ उसी दिन बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको 2 करोड़ के मानो गोल्ड बार्स मिल गए, तो आप एक काम करो, मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ लो 6 करोड़ लेट से, और 30% के हिसाब से, एक बार जस्ट बॉल पार्क बता रहा हूँ, 30% के हिसाब से 1.8 करोड़ हो गए, तो आप मेरा 2 करोड़ का इनकम मान लो। फिर वो क्या करेंगे, ईयर एंड पर जा करके दिखा देंगे कि उनके तो बिजनेस के अंदर लॉस हुए थे, और नेट में वो ये दिखा देंगे कि जो हमने टैक्स पे किया था वो क्या था, वो बेसिकली एडिशनल टैक्स था, जबकि एक्चुअली में तो हमें लॉस हुई और वो उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। इसीलिए बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी से सेट ऑफ करेंगे, यानी कि वो लाइबिलिटी जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट पर है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वाली लाइबिलिटी से हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। दूसरा, क्या हम एडवांस टैक्स दिखा सकते हैं। अब असेसी ने क्वेश्चन नंबर 2 सुनना, असेसी ने क्या सोचा, असेसी ने एक प्लानिंग किया और बोला कि एक काम करते हैं, जो भी मनी या जो भी असेट्स इनकम टैक्स वालों ने सीज किया है, ये एप्लीकेशन डाल देते हैं कि इसको मेरी इस साल की एडवांस टैक्स मान लो। और फिर क्या करेंगे, वो ईयर एंड पर अपना लॉस रिटर्न फाइल कर देंगे और बोल देंगे जितना एडवांस टैक्स है, जितना टीडीएस है, उसका रिफंड दे दो। तो इसलिए बोला गया कि नहीं, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी डज नॉट इंक्लूड एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स नहीं इंक्लूड होगा, ताकि लोग रिफंड ना क्लेम कर पाए। अब सुनना, मैनर ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इनकम टैक्स वालों ने 2 चीजें सीज की, 1 करोड़ का कैश भी सीज किया, 2 करोड़ के असेट्स ज्वेलरी भी सीज की है। अब टोटल लाइबिलिटी मानो निकल करके आई 2 करोड़ रुपए। तो क्या हम पहले ज्वेलरी बेच दें और कैश रिटर्न कर दें, नहीं। बोला गया कि आप ऑलवेज पहले मनी यूज करोगे और फिर जो भी लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो उसको आप कैश से सेट ऑफ करो, उसको आप असेट्स सेल करके सेट ऑफ करोगे, पहले आप ऑलवेज मनी यूज करोगे। अच्छा, डिपार्टमेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सीज कर ली है, क्या जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट सर्च हुआ था, क्या उसके पास पावर है एप्लीकेशन कर लेने की कि मेरे को मेरी चीज़ें लौटाओ। तो यस, आपके पास पावर है, और इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। यही है क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको बता रहा था कि 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यही है, आपको किसको एप्लीकेशन डालना है, आपको एओ को एप्लीकेशन डालना है। कब तक, विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ सीजर। यहाँ पर बहुत गौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे सीजर का मतलब क्या है, देखो, मानो आपका सर्च चला 10 दिन तक, तो जो चीज़, मानो ये सर्च कब स्टार्ट हुआ, ये सर्च स्टार्ट हुआ आपका 25 अप्रैल को, और ये सर्च आपका चला 5 मई तक, ठीक है, 10 दिन ऐसे चला। कोई चीज़ अगर 27 अप्रैल को सीज हुई है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन कब डालनी पड़ेगी, जिस मंथ में ये सीज हुआ है उस मंथ के एंड से, यानी कि 30 अप्रैल से 30 दिन, यानी कि 29 मई। लेकिन ये सर्च 10 दिन तक चला और कोई चीज 2 मई को सीज हुई है, तो उसकी एप्लीकेशन आप कब डालोगे, एंड ऑफ मंथ कब हुआ, 31 मई। 31 मई से 30 दिन क्या हुआ, 30 जून। तो इवन दो सेम सर्च के अंदर 2 चीजें सीज हुई, लेकिन दोनों के लिए एप्लीकेशन की टाइमलाइन अलग है। एक के लिए 29 मई है, एक के लिए 30 जून है। रीजन क्या है, रीजन है कि यहाँ पर लास्ट डे ऑफ सर्च नहीं देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है एंड ऑफ मंथ ऑफ सीजर, यानी कि वो असेट कब सीज हुई है उसके हिसाब से आपको करना है। तो हर दिन का ना एक पंचनामा बनता है, उसके हिसाब से। यहाँ पर एमसीक्यू डाल करके इंस्टीट्यूट आपको फंसा सकता है, तो प्लीज सावधान रहना यहाँ पर। नेक्स्ट,
आप जो एप्लीकेशन डालोगे उसमें आप क्या लिखोगे कि प्लीज कर दो, प्लीज नहीं लिखना है आपको, नेचर एंड सोर्स ऑफ इनकम बताना है। आपको ये बताना है कि देखो इस असेट को मैंने इस इनकम से अक्वायर किया था, इस इनकम को मैंने इस सोर्स से कमाया था और इस इनकम को मैंने आपको रिटर्न में ऑफर किया है। अब अगर एओ सेटिस्फाइड है तो वो पता है क्या करेगा, विद इन 120 डेज फ्रॉम द लास्ट ऑथोराइजेशन आपके असेट्स को रिलीज कर देगा। कब? विद इन 120 डेज फ्रॉम द लास्ट ऑथोराइजेशन। लेकिन रिलीज करने के पहले दो चीजें करनी है। क्या दो चीजें करनी है? एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज को सेट ऑफ कर देना है और प्रायर अप्रूवल लेनी है। किसकी? कमिश्नर या अबव की। एओ अपने मर्जी से रिलीज नहीं कर सकता भाई, मेहनत से सर्च करके लेके आए हैं। कमिश्नर या उसके ऊपर वाले से अप्रूवल लो और जो भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज कंफर्म्ड है उसको तो सेट ऑफ कर दो, बाद बाकी सबको रिलीज करो। तो एक क्विक रिकैप इसका भी करा देता हूँ। जब भी सीज हुआ, लास्ट डे नहीं बोल रहा हूँ, जब भी सीज हुआ उसके मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर अंदर में एओ को एप्लीकेशन डालो। एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? नेचर एंड सोर्स बताओगे उस असेट को अक्वायर करने का। तीसरी बात, जो आपका अगर एओ सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, विद इन 120 डेज फ्रॉम द लास्ट ऑथोराइजेशन एओ क्या करेगा, एओ आपका ऑथोराइज कर देगा कि ठीक है रिलीज कर दो। दो चीजें करने के बाद, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के बाद और प्रायर अप्रूवल लेकर के कमिश्नर या अबव वालों का। एक चौथा चीज और है कि सुनना, जो आपके असेट्स लंबे समय तक सीज्ड रहते हैं ना, उन असेट्स के ऊपर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे करती है अगर फाइनली उन असेट्स को रिटर्न करने की नौबत आ जाए। तो इंटरेस्ट किस रेट पर पे होता है? 0.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के रेट पर पे होता है। कितना? 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट पर पे होता है। किस पीरियड से किस पीरियड तक? तो सुनना, जब आपने असेट्स रिलीज कर दिए, रिलीज करने की टाइम थी तो जितने असेट्स रिलीज कर दिए उसको हटा दो। अब जो बच गए टिल द डेट आप कंप्लीशन करते हो असेसमेंट का, तब तक के पीरियड के लिए जो भी आपके एक्सेस असेट्स थे, एक्सेस असेट्स मतलब सीज्ड असेट्स इन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं आपको इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा। तो देखो, अगर एक सिंपल बोलता हूँ, ऑथराइज्ड ऑफिसर ने जो भी मनी सीज किया, ठीक है, फिर जो भी असेट सीज किए अदर देन मनी, लेकिन उनको रियलाइज कर लिया, यानी कि उनको बेच करके मनी रियलाइज कर लिया, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर दो जिसको हमने विद इन 120 डेज रिलीज कर दिया। क्योंकि इंटरेस्ट कब से मिलता है? इंटरेस्ट तो ये 120 डेज के आगे वाले पीरियड पे मिलता है, टोटल पीरियड पर नहीं मिलता है। तो यहाँ तक आपने जितना भी चीज़ें रिलीज कर दी वो कर दो और एंड में आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज सेट ऑफ हुई थी, एग्जिस्टिंग एंड एवरीथिंग, उनको कर दो। अब जो आपके एक्सेस असेट्स बच गए, इन एक्सेस असेट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे होगा 0.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। सुनना, हेमंत कुमार सिंधी का केस वही है जो गोल्ड बार्स वाला है कि असेसी ने बोला कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मेरी टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट कर दो। एओ ने बोला कि नहीं, जब मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊंगा तभी करूंगा, जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी तभी करूंगा। सिर्फ असेसी के क्लेम से हम लोग प्रायर टू असेसमेंट जो है नहीं सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है। आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हो राइट्स एंड ड्यूटीज वीडियो पॉज करके, क्योंकि अब जो मेरे को है आपको ब्लॉक असेसमेंट बताना है एंड विद ब्लॉक असेसमेंट हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ब्लॉक असेसमेंट सुनना, मेरी बात बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट गौर से सुनते जाना और चीज़ें तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी। देखो, जो भी आपका सर्च एंड रेक्विजिशन का केस होता है, सर्च मतलब 132, रेक्विजिशन मतलब 132 है, क्योंकि रेक्विजिशन भी अल्टीमेटली सर्च ही तो है ना। जीएसटी वालों ने रेट डाल दी और हमने उनसे ले लिया, तो इट इज एज गुड एज सर्च ओनली। इस केस में क्या होता है, एक बार में ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट एक संग होता है। ब्लॉक पीरियड का मतलब क्या है? तो सुनना, ब्लॉक पीरियड मतलब देखो, आपकी सर्च हुई है 10 दिसंबर को और लास्ट कब एग्जीक्यूट हुई है? 18 दिसंबर को, यानी कि 10 से 18 दिसंबर तक आपके घर पे सर्च हुई, 8 दिनों तक। ब्लॉक पीरियड क्या माना जाएगा? ब्लॉक पीरियड माना जाएगा इस ईयर के पहले के 6 प्रीवियस ईयर्स, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 से असेसमेंट ईयर 19-20 एंड आपका ये वाला साल अप टू द डेट ऑफ लास्ट ऑथोराइजेशन। यानी कि देखो, अगर आपका लास्ट ऑथोराइजेशन है 18 दिसंबर 25 का, तो ये ईयर कौन सा हुआ? ये ईयर हुआ आपका 25-26। तो इसके पीछे के 6 साल कौन से हुए? 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21 और
1920, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये प्रीवियस ईयर क्या पूरा नहीं, ये प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल से लेकर के 18 दिसंबर तक का इतना बड़ा जो होता है आपका ब्लॉक पीरियड होता है। ब्लॉक पीरियड के अंदर आपका क्या होता है, असेसमेंट होता है। और असेसमेंट किसका होता है कि जितनी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पाई गई उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनना चाहिए। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होता है, सुनना, कोई भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वर्चुअल डिजिटल असेट्स या कोई अदर वैल्यूएबल्स जो पाए गए जो हमारे हिसाब से अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिप्रेजेंट करता है। या फिर मानो कोई एंट्रीज इन बुक्स पाई गई, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दोस्त को लोन दे करके रखा है 100 करोड़ का जिसके ऊपर 10% आ रहा है, एंट्री मिल गई तो मतलब 10 करोड़ का इनकम है। या फिर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर या इनकम जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कोई एक्सपेंस, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, अलावेंस जो कि इनकरेक्ट पाई गई इस ब्लॉक पीरियड में। अब असेसमेंट का प्रोसीजर कैसे होता है, तो सुनना, पिछले 6 असेसमेंट ईयर्स को हम लोग एक संग ब्लॉक में डाल रहे हैं। तो जो भी आपका पेंडिंग असेसमेंट्स हैं उन असेसमेंट ईयर से रिलेटेड वो क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ सर्च इनिशिएशन। अबेट मतलब कैंसिल। मानो कोई असेसमेंट पेंडिंग नहीं थी लेकिन कोई नोटिस इशू की भी थी, वो सारी की सारी नोटिसेस भी जो है ये भी अबेट हो जाएंगी ऑन द डेट ऑफ सर्च इनिशिएशन। अच्छा, 92 सीए का आपने कोई रेफरेंस दे करके रखा था, ये भी अबेट हो जाएगा। 92 सीए का रेफरेंस मतलब रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, इसको भी अबेट कर दो क्योंकि अब हम ब्लॉक में एक संग सब कुछ करेंगे। फिर आपने एक सर्च की और आपने 2 महीने बाद एक और सर्च की, तो आप कैसे असेसमेंट करोगे, तो बोला गया कि आप पहले इनिशियल सर्च के असेसमेंट को कंप्लीट करिए, सब्सीक्वेंट सर्च के असेसमेंट को बाद में करिएगा। सर्च को खत्म करने का एक टाइम होता है। मानो इनिशियल सर्च के असेसमेंट को खत्म करने में इतनी ज़्यादा टाइम लग गई कि सब्सीक्वेंट सर्च के असेसमेंट की टाइमलाइन में अब लेस देन 3 मंथ्स बचा है, तो बोला गया कि उसको बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा टू 3 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट, पता चला कि आपका जो ब्लॉक असेसमेंट है, असेसी ने अपील फाइल की और आपके ब्लॉक असेसमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, एनल कर दिया गया, तो उस केस में क्या होगा, जितनी चीज़ें आपने अभी तक अबेट की थी वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवाइव हो जाएंगी। कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, सुनना, कितना टैक्स लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम आया उसके ऊपर 60% का टैक्स लगता है। जी हाँ, 60% का टैक्स लगता है, प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यहाँ पर ना एक थोड़ा सा कैच है, देखो जो 113 सेक्शन है ना, 113 सेक्शन क्या बोलती है कि सिर्फ 60% टैक्स लगेगा, कोई सरचार्ज एचईसी नहीं लगेगा। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के बुक्स ने लिख के रखा है कि सरचार्ज और एचईसी लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर थियरी क्वेश्चन आए तब तो आप लिख देना 60% प्लस सरचार्ज एंड एचईसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियरी में तो ऐसे का ऐसे लिख देना, लेकिन अगर प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन करने आए तो प्लीज़ 60% ही निकालना और एक लाइन नीचे लिख देना सरचार्ज एंड एचईसी एडिशनली इफ एप्लीकेबल, बस। लेकिन एक्चुअल में आप पूछोगे तो सिर्फ 60% ही लगता है, कोई सरचार्ज एचईसी उसमें लगता नहीं है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होता है, तो सुनना, जब आपके ऊपर सर्च होती है ना, तो डिपार्टमेंट सर्च खत्म करने के बाद खुद आपको एक नोटिस इशू करता है कि आप खुद से चला करके आ जाइए और अपनी टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, एक रिटर्न फाइल कर दीजिए और ईमानदारी से बता दीजिए क्या क्या चीज़ें अनडिस्क्लोज्ड है। तो जितनी इनकम आपने उस रिटर्न में बता दी खुद से चला करके कि ठीक है अब छुपा के कोई फायदा नहीं है, वो तो आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम हुई ही। प्लस अगर एओ ने भी एविडेंस से, जो भी उसने सर्च के दौरान एविडेंस अक्वायर किए थे, उससे अगर एओ को भी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है वो भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अंदर काउंट होगी। एकदम कॉमन सेंस की बात है। क्या क्या चीज़ें अनडिस्क्लोज्ड इनकम नहीं है, जो इनकम आपने ऑलरेडी प्रीवियस जो भी आपसे नोटिस पूछी गई थी उनमें दे दिए या प्रीवियस असेसमेंट्स में ऑलरेडी असेस हो गया, उसको आप अनडिस्क्लोज तो नहीं बोलेंगे, इस सर्च के कारण हटा दो उसे। या फिर मानो आपके ऊपर मल्टीपल सर्चेस हुए और आपने किसी प्रीवियस सर्च के रिटर्न में ऑलरेडी कोई सर्टेन इनकम को डिस्क्लोज कर दिया था, तो अब सब्सीक्वेंट सर्च के लिए उसे अनडिस्क्लोज नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्क्लोज है। या फिर जो आपने खुद अपने रिटर्न्स फाइल किए थे उसमें जितना आपने इनकम बता दिया था उन असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, उनको भी अनडिस्क्लोज नहीं माना जाएगा। क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप सेट ऑफ कर सकते हो अनडिस्क्लोज्ड इनकम से? दी आंसर इज नो, आप सेट ऑफ तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर असेसमेंट ईयर्स के इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ करने के लिए। अच्छा, फर्म के केस में अनडिस्क्लोज्ड इनकम से क्या पार्टनर के रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट वगैरह को लेस कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन नॉन वर्किंग पार्टनर के रेम्यूनरेशन वगैरह को, इंटरेस्ट को, इनको रिड्यूस नहीं कर सकते हो। क्या क्या? सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन किस पार्टनर का, जो नॉट वर्किंग पार्टनर है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, डिडक्ट नहीं कर सकते हो, वर्किंग पार्टनर का कर सकते हो।
और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किस पीरियड का, सिर्फ इस पीरियड का जिस ईयर में ऑथराइजेशन हुआ, जिस ईयर में सर्च हुआ, उस ईयर के 1 अप्रैल से लास्ट ऑथराइजेशन तक का हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक असेसमेंट में एक्सक्लूड कर देते हैं और उसको हम लोग 92 सीए में टीपीओ को दे देते हैं कि आप नॉर्मल प्रोविजंस में असेस करके हमको बताना। किस ईयर का, सिर्फ इस ईयर के 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन। बाकी जो 6 साल है ब्लॉक के उसमें से हम लोग हटाते नहीं हैं। देखो प्रोसीजर क्या है, सर्च हुआ, सर्च होने के बाद एओ खुद एक नोटिस दे देगा प्रायर अप्रूवल लेकर के। प्रायर अप्रूवल पता है किसका, एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, इनका प्रायर अप्रूवल। टेंशन ना लो, मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो देखो एक नोटिस इशू करेगा और उस नोटिस में कितना टाइम देगा आपको रिटर्न फाइल करने का, मैक्सिमम 60 डेज, जो कि एक्सटेंडेबल है 30 डेज इन स्पेसिफाइड केसेस। बोलेगा कि इस नोटिस के 60 डेज के अंदर अंदर में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो 158 बीसी के अंदर। ठीक है, अनडिस्क्लोज इनकम का रिटर्न अब आप फाइल करोगे। अगर आपने वक्त में फाइल कर दिया तब तो इट विल बी ट्रीटेड एज गुड एज अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139। लेकिन अगर नहीं फाइल किया तब फिर आपको नोटिस इशू हो जाएगी और आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगेगा। और अब जो है एओ आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम खुद से निकालेगा। सुनना, क्या आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, यानी कि इस नोटिस के अगेंस्ट में आपने एक रिटर्न फाइल किया और अब आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को एक बार रिवाइज कर देना चाहिए, नहीं, आप रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न बियॉन्ड द टाइम पीरियड फाइल किया तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट का लेवी, दैट मीन्स इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड रिटर्न अंडर 139। अच्छा, क्या डीआरपी अप्लाई करता है ब्लॉक असेसमेंट को, नहीं, डीआरपी अप्लाई नहीं करता है। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन मतलब क्या, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एबीसी लिमिटेड के ऊपर सर्च किया लेकिन डॉक्यूमेंट्स किसके मिल गए, एक्सवाईजेड लिमिटेड के मिल गए, तो अब एक्सवाईजेड लिमिटेड का भी ब्लॉक असेसमेंट होना चाहिए, होगा, तो उसके लिए हम ब्लॉक पीरियड क्या लेंगे, तो सुनना, जिसके ऊपर सर्च हुई थी एबीसी उसका जो ब्लॉक पीरियड है ना वही ब्लॉक पीरियड मान लिया जाएगा एक्सवाईजेड लिमिटेड के लिए भी। ठीक है, सिंपल। सर्च कब तक में, असेसमेंट कब तक में खत्म करना, तो सुनना, नॉर्मली असेसमेंट खत्म करने के लिए होता है 12 मंथ्स का टाइमलाइन फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच द लास्ट ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड। मानो आपका ऑथराइजेशन एग्जीक्यूट हुआ था 1 अप्रैल से 30 जून 2025 के क्वार्टर में, तो आपके पास असेसमेंट कंप्लीट करने की क्या टाइमलाइन है, एंड ऑफ द क्वार्टर क्या है 30 जून, इधर से 12 मंथ्स मतलब 30 जून 2026। इस 12 महीने में आपको करना है। लेकिन सुनना, मैंने आपको क्या बोला था, रिटर्न फाइल करने के लिए जो 60 डेज का टाइमलाइन होता है ये आप 30 डेज से एक्सटेंड कर सकते हो। किसी ने ये एक्सटेंड करवा लिया, तो जिसने 30 डेज से टाइम अपना एक्सटेंड करा लिया उसके लिए हम लोग डिपार्टमेंट को भी तो 1 महीना एक्स्ट्रा देंगे ना कि असेसमेंट कंप्लीट कर लेना, तो वहां पर 12 मंथ्स नहीं 13 मंथ्स रहेगा डिपार्टमेंट के पास। अच्छा, जो अदर पर्सन है एक्स वाई जेड उसके पास कब तक का टाइम रहेगा, उसके असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसके एओ के पास कब तक का टाइम रहेगा, तो सुनना, उसके एओ को हम लोग कब तक इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब भी लास्ट ऑथोराइजेशन होगा सर्च का उसके 60 डेज के अंदर अंदर में उसको इन्फॉर्मेशन देना है। तो जब उसको मिला ना नोटिस, उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 12 मंथ्स के अंदर अंदर में उसके एओ के पास टाइम रहेगा करने का। तो नॉर्मली में क्या होता है 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच लास्ट ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड। लेकिन अदर पर्सन के केस में क्या होता है, हम उसको नोटिस देते हैं दूसरे एओ को और उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 12 मंथ्स के अंदर अंदर में, सॉरी उसके एओ को नहीं, उस अदर पर्सन को जब से हमने नोटिस दिया उसके एंड ऑफ द क्वार्टर से 12 मंथ्स के अंदर अंदर में असेसमेंट कंप्लीट करना रहेगा उस अदर पर्सन के एओ को। अच्छा, अगर हमने टीपीओ को रेफर कर दिया, कहाँ पर हमने टीपीओ को रेफर किया था, तो सुनना, यहाँ पर हमने टीपीओ को रेफर किया था तो हम लोग के पास एडिशनल 12 मंथ्स का टाइम आ जाएगा। जो भी टाइम लिमिट है वो एडिशनल एक्सटेंड हो जाएंगे। एंड इस दौरान में मानो कोई अगर कोर्ट का स्टे पीरियड आ गया, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के पीरियड के कारण हुआ, वैल्यूएशन ऑफिसर के रेफरेंस के पीरियड के कारण हुआ, इन सब के कारण अगर कोई स्टे लगता है तो उतने को एक्सक्लूड करके आपको टाइमलाइन निकालने हैं। और मानो सब कुछ एक्सक्लूड करने के बाद लेस देन 60 डेज बच जाए तो रिमेनिंग को एक्सटेंड कर देना 60 डेज तक। यही है आपका इन जनरल प्रोविजंस फॉर इतना। अब सुनना, सर्च ब्लॉक असेसमेंट के अंदर कोई 234 एबीसी का इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई पेनल्टी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इन जनरल 50% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लेते हैं, यानी कि जो भी आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसके ऊपर 60% तो टैक्स ही होता है और पेनल्टी कितना होता है 50% ऑफ टैक्स, यानी कि 50% ऑफ 60%।
विच इज़ 30%, तो टोटल आपका 90% हो गया। एसएससी ने बोला सर मर ही जाएंगे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम 100 करोड़ का निकलेगा, 90 करोड़ तो डिपार्टमेंट ले जाएगी। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको पेनल्टी से इम्यूनिटी देते हैं। देखो 60% टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन इस 30% पेनल्टी से आपको इम्यूनिटी दे देते हैं। 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर लो। पहला, वक्त पे रिटर्न फर्निश कर देना। दूसरा, जो भी रिटर्न के अंदर तुमने इनकम बताई उसके ऊपर टैक्स जमा कर देना। तीसरा, उस टैक्स के पेमेंट का एविडेंस दे देना। और चौथा, हम उस इनकम के अगेंस्ट में आपका कोई भी अपील नहीं स्वीकार करेंगे। अगर आपने ये कर दिया तो आपको 30% की पेनल्टी नहीं, सिर्फ 60% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सुनना, अगर इनकम एओ ने जो निकाली वो मोर देन जो आपने इनकम बताई थी, तो एक्सेस के ऊपर पेनल्टी लगेगा, क्योंकि आपने चालाकी की। आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी 100 करोड़, आपने रिटर्न में सिर्फ 90 करोड़ बताया, तो उस 90 करोड़ के ऊपर कोई बात नहीं, हम पेनल्टी नहीं लेंगे, सिर्फ 60% टैक्स लेंगे। लेकिन जो एक्सेस 10 करोड़ एओ ने डिटरमाइन किया उसके ऊपर 60% टैक्स भी लेंगे, 30% पेनल्टी भी लेंगे। कौन करता है ब्लॉक असेसमेंट? तो कम से कम डेप्यूटी असिस्टेंट ये लोग करते हैं, और प्रायर अप्रूवल किसका लगता है? असिस्टेंट या जॉइंट का लगता है। तो इसी के संग में हम लोगों ने ब्लॉक असेसमेंट कवर कर लिया, सर्वे सर्च सीजर के सारे प्रोविजंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई एम वेरी श्योर 1 घंटे 10 मिनट में जिस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के संग कराया है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ज़रूर से लाइक करना अगर पसंद आया हो, मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं और भी अच्छे तरीके से रिविजन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और डेफिनेटली मिलेंगे अगले ही किसी ऐसे वीडियो के अंदर जहां पर एक और सॉलिड कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। और बाय द वे, मैंने अभी अभी अनाउंस किया है अपने एग्जाम डे रिवीजन सीरीज का, डू चेक इट आउट। 6 में से 8 में हम लोग मिलेंगे 8 सेशंस यूट्यूब लाइव के लिए ऑन माई यूट्यूब चैनल CA नीलेश चांडक। मिलेंगे वहां पर, अच्छे से एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु हैज़ देयर एग्जाम्स इन May 2026 फाइनल इंटर कैंडिडेट्स। यू आर गोइंग टू गो डू वेरी गुड इन योर एग्जाम्स। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के संग शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।